नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं सीधी बात। आज जिस व्यक्ति से हम सीधी बात करने जा रहे हैं, संभवतः पूरे भारत में वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके माता और पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी उपलब्धि सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल उनकी उम्र को देखते हुए जितने भी लोगों ने ये कहा कि वो तो बच्चे हैं, उनका राजनीतिक विश्लेषण जो था उसमें वो कच्चे साबित हुए। तेजस्वी यादव, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अब कोई बच्चा कहने की गलती करता है या नहीं? अब तो पता नहीं है, पूछना पड़ेगा चाचा लोग से कि वो पहले सोचते थे कि इससे कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, शक किया करते थे। इवन जब हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने तो कई लोगों के मन में शंका थी कि इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये निभा पाएगा, नहीं निभा पाएगा। बनने के बाद आप जानते होंगे 3 डिपार्टमेंट मेरे पास था और मेरा जो डिपार्टमेंट था नंबर 1 रहा बजट के खर्चे को लेकर के या काम को लेकर के, या केंद्र से दूसरी सरकार भी उस समय थी, हम लोगों की महागठबंधन सरकार थी, फिर भी काफी ऐसी चीजें थी जिसका हम लोगों ने समाधान मिलकर के किया था। और बाद में तो हम धन्यवाद देते हैं अपने चाचा नीतीश जी को कि एक और अपॉर्चुनिटी मेरे को दिया गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, और उन्होंने एक मौका दिया मुझको साबित करने का। तो हमने साबित किया है और लोगों का जो उम्मीद था कहीं ना कहीं से, पार्टी के लोगों का, कार्यकर्ताओं का, कि कुछ लोग कहते थे कि भाई ये जो है पार्टी संभाल नहीं पाएगा, लालू जी के कन्विक्शन के बाद जो पार्टी टूट जाएगी, तो कहीं ना कहीं से इसमें हम सब लोगों को कामयाबी मिली है। पार्टी का जो बाई इलेक्शन रिजल्ट्स आपने देखा होगा, लगातार बैक टू बैक तीनों बाई इलेक्शन सीटों पे हम लोगों ने जीतने का काम किया, और मजबूती के साथ जो चोर दरवाजे से आए हुए सरकार, चाहे बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड की सरकार हो, जो नीतीश कुमार जी का चेहरा हो या सुशील मोदी जी का चेहरा हो, लोगों ने कहीं ना कहीं से जनता की अदालत में हम लोगों के साथ खड़ी नजर आई। और एकदम जो नॉन ट्रेडिशनल सीट्स थे वहां से भी हम लोगों ने भारी मार्जिन से जीतने का काम किया। किसकी जीत थी? देखिए, ये जीत लालूवाद की जीत थी। हमने पहले भी कहा, क्योंकि लालू जी एक विचारधारा है। लोग सोचते थे कि इनको दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है, और ये जब पॉलिटिकली अगर फुली एक्टिव नहीं भी हैं तो हो सकता था कि हमारे पार्टी के खिलाफ और हम लोगों के खिलाफ एक रणनीति बनाई गई जिसमें कि तोड़ने की भी साजिश रही। लेकिन आपने देखा होगा बार बार ये बातें कही जाती हैं कि लालू जी गए, लेकिन लालू जी फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जनता का जीत था, क्योंकि जनता के जनादेश का अपमान नीतीश जी ने करने का काम किया। यही बिहार है, जो बिहार शायद पहला राज्य होगा जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनी, और नीतीश जी ने, कोई ऐसी बिहार की पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जिससे उन्होंने गठबंधन नहीं किया और धोखा नहीं दिया। तो जनता उनके चेहरे को समझ चुकी है कि ये व्यक्ति का कोई विचारधारा नहीं है, और कभी भी अपने कुर्सी के लालच में अपनी अंतरात्मा को ये जगाते रहते हैं। और अभी देखिएगा इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके अंतरात्मा सुकून की नींद से सोई हुई है। लेकिन तेजस्वी, उम्र के बावजूद, मैं उम्र इसीलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने शुरुआत भी उसी से की थी, उसके बावजूद आपकी समझ है राजनीति की, अच्छी समझ है, उसको समूचा देश समझ भी रहा है। पर क्या आप ये समझ रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजे जरूरी नहीं कि चुनाव में भी दिखते हैं? नहीं, लेकिन लोग दावे क्यों करते थे अपने चेहरे का? लोग जो कहते थे कि उनके चेहरे के बदौलत राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें आई, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के भी लड़े तो 71 से 70 हो गए और हम 80 से 81 हो गए, उनके ना रहते हुए भी। तो कहीं ना कहीं से जनता का जो विश्वास है आरजेडी के प्रति और अपने नेता लालू जी के प्रति विश्वास जो है वो काफी बढ़ा है। और देखिए, बीजेपी थ्रेट भी महसूस कहीं ना कहीं से करती है। और मुख्य ये बात थी कि जो महागठबंधन, तेजस्वी यादव से या लालूवाद से, जिसका जिक्र आपने लालूवाद कहा? से तेजस्वी यादव को तो जो जिम्मेदारी मिली है वो निभा रहा है। जिस हिसाब से हमारे पिता को टारगेट किया गया, एक पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से, क्योंकि इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि जो नेशनल लेवल पे जो महागठबंधन बनाने की बात थी, बिहार में प्रधानमंत्री से लेकर के सब लोग आए थे, तो महागठबंधन की जीत हुई थी। और वही हमारे पिता की कोशिश थी कि एक नेशनल लेवल पे भी महागठबंधन बनाया जाए, और उनका प्रयास लगातार यूपी में खासतौर पे फोकस रहता था कि मायावती जी, अखिलेश जी एक साथ आ जाए। तो जो लोग समझ चुके थे कि बिहार में जैसे पटकनियां खाई, तो उनको एहसास हो रहा था कि लालू जी अगर ये काम कर देंगे तो कहीं ना कहीं से 2019 में उनके लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। और जो सपना देख रहे हैं फिर से आने का, उस पे कहीं ना कहीं से जिस प्रकार से अडवाणी जी के रथ को रोका था, उसी प्रकार से
नरेंद्र मोदी जी को भी रोकने में भी कामयाब। पर आप राजनीतिक रंजिश क्यों कह रहे हैं? लालू जी जब पहली बार जेल गए उस समय तो उनकी अपनी सरकार थी और केंद्र में भी। पर देयर वाज अ डिफरेंस ना, काफी पॉलिटिकल पार्टी, भले ही जनता दल के पार्टी में थे, लेकिन उस दौरान आपने देखा होगा कि किस प्रकार से क्यों हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया। तो कहीं ना कहीं से कुछ तो कुछ हो रहा था और उसके पीछे सबसे ज्यादा जो हाथ था हमारे नीतीश जी का था। और जब पीआईएल करने वाले कौन थे उस केस में? सुशील मोदी जी खुद थे, नीतीश कुमार जी के खासम खास ललन सिंह जी थे, बहुत लोग ऐसे लोग थे। ये अचानक से जिन्होंने विसिल ब्लोअर का भूमिका जो निभाने का काम किया, जो मुद्दई को ही मुद्दाले बना दिया गया, तो ये तो पब्लिक समझ रही है। और समझ करके आप बताइए, जो मेरे पे आरोप लगे हैं ये तो सिर्फ इसीलिए लगे हैं ना क्योंकि ताकि नीतीश कुमार जी को एक एक्सक्यूज मिले, ताकि वो पब्लिक डोमेन में जाकर के बोल सके कि क्यों उन्होंने महागठबंधन छोड़ा है और क्यों वो बीजेपी में गए हैं। तो दिस वाज ओनली फॉर कि। पर क्यों गए हैं? वो तो मुख्यमंत्री तब भी थे, आज भी हैं। कौन सा डर था, लालच था? डर और लालच के चक्कर में गए। हो सकता है कि हम लोगों का फाइल ढूंढ रहे होंगे लालू जी का रेलवे में, और रेलवे में इनका मिल गया हो, और उनको अपनी छवि से इतना प्यार है कि ही कैन कॉम्प्रोमाइज किसी भी तरीके से। आप कह रहे और हैं लालच कि भी नीतीश था। कुमार की छवि में कुछ हो सकता है, गलत हो सकता है, भ्रष्टाचार। एकदम बिहार में हुए हैं, मैंने प्रमाण रखा है विधानसभा में। अगर देखे सृजन घोटाले का, तो मैंने पूरी तरीके से सदन के अंदर प्रमाण रखा है कि सीएम के नॉलेज में था ये। जब आरबीआई की चिट्ठी आती है तो वो सीएम के नॉलेज में होगी। जो 2008 के सीएजी रिपोर्ट में जो बातें दिखी गई है कि स्कैम हो रहा है, फिर भी सीएम जो है कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और लगातार सुशील मोदी जी के परिवार के लोगों का सृजन के खाते से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन, ये सारा बैंक स्टेटमेंट हमने ऑन द फ्लोर रिकॉर्ड में हमने डालने का काम किया है। लेकिन सीबीआई जांच क्यों नहीं करती? तो कहीं ना कहीं से नीतीश जी को था ना कि आजकल तो बीजेपी में ये हो गया है कि भैया गंगा जी में डुबकी लगाओ, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा पाप धुल जाएगा, लेकिन आप बीजेपी में चले जाइएगा तो आपका पाप धुल जाएगा। यही अगर हम लोगों को लालच होता, अगर हम लोगों को विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करना होता, तो शायद मैं भी आज बिहार का मुख्यमंत्री होता। लेकिन लालू जी या हमारी पार्टी का इतिहास, मतलब उस समय ऑप्शन था कि बीजेपी का साथ आप ले लेते। अरे हमको लालच होता और बचना होता कि भाई केस मुकदमा मत कराओ, हमको डराओ मत, तो हम बीजेपी में चले गए। तो नीतीश जी को डराया गया और कुर्सी की लालच से चले गए, तो उसमें कौन सी है? अभी आरजेडी चला कौन रहा है? अभी आप चला रहे हैं, तेज प्रताप चला रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष लालू जी हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो है राष्ट्राध्यक्ष लालू जी है। कंबाइनली हम लोग मिलकर के लेते हैं, कोई भी पार्टी के लोग जितने सीनियर नेता है सब लोग कंबाइनली। अच्छा, नंबर 2 कौन है? नंबर 2 अब ये हम कैसे तय कर सकते हैं? ये जनता को तय करने दीजिए। लेकिन नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, इससे क्या हमारी पार्टी को फर्क पड़ रहा है? हम तो चुनाव जीत रहे हैं। पार्टी को फर्क ये पड़ रहा है कि 2020 में जब चुनाव होंगे बिहार के लिए, विधानसभा के, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे या नहीं? ये तो पार्टी के लोगों ने ऑलरेडी घोषित कर रखा है, आपको पता होगा। हाँ, कि मेरे नाम का लेकर के जगदानंद सिंह जी ने प्रपोजल रखा, जिसपे सब लोगों की सहमति रही। वो तो ओपनली हर जगह किया गया, तो वो कोई डाउट नहीं है कौन चेहरा होगा नहीं होगा। अभी जो हमारे सामने जो परेशानी है, जितनी कमिटमेंट के साथ लोगों ने वोट किया था मोदी जी को, एक उम्मीद के साथ कि भैया प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मोदी जी आएंगे तो देश का भला होगा। लेकिन मोदी जी के 4 साल में कौन सा ऐसा काम किया उन्होंने? पूरी तरीके से इकोनॉमी देश की बैठा दी। आपको लगता है कि अब मोदी का मैजिक खत्म हो गया है? ऑलरेडी 19 में नहीं चला। अल्पमत में कैसे आ गए? फिर 4 साल में ही अल्पमत में आ गए। अब तो बैसाखी के सहारे है ना मोदी जी। अगर सारी पार्टियां फिर एकजुट क्यों हो रही हैं जब खत्म ही हो गया है मैजिक? 40 पार्टियों के साथ मोदी जी क्यों है? इतना मैजिक है तो मोदी जी को 40 पार्टियों की जरूरत क्यों है? बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, नीतीश जी को क्यों जरूरत पड़ी? क्या बीजेपी मोदी जी के चेहरे पे अकेले यहाँ नहीं आ सकती है? दोनों भाइयों में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ने सामने आकर स्पष्ट कर दिया है। तब इस ट्वीट का क्या मतलब था? मेरा सोचना है कि मैं अर्जुन को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाऊं, खुद द्वारका चला जाऊं। मैं समझ गई, अर्जुन हस्तिनापुर की गद्दी, खुद द्वारका जाने की बात यहां पर स्पष्ट हो रहा है। अब कुछ एक चुगलों को कष्ट है कि कहीं मैं किंग मेकर न कहलाऊं। देखिए, किससे कष्ट है तेज प्रताप? देखिए, तरह तरह के लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से एक डिफरेंसेस क्रिएट किया जाए, तो अच्छा बात है ना कि ऐसे एलिमेंट से वो दूर रहना चाहते हैं और पार्टी को भी दूर रखना चाहते हैं। पार्टी के अंदर है ये एलिमेंट। अब कहीं भी होंगे, ये तो पार्टी की जिम्मेदारी है, ढूंढ करके निकाल के फेंकेंगे, कहीं भी होंगे। पार्टी ढूंढ रही है।
ढूंढेंगे, लोग के सामने आएंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जब मामला कहीं ना कहीं से इसको तूल दिया गया कि भाइयों में डिफरेंसेस है, बल्कि ऐसा कभी कुछ भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर मेरे पे अगर कोई एक इल्जाम लगा दे नीतीश कुमार जी, जो मैंने 18 महीने या 2 साल में बुरा काम किया हो या कोई भी करप्शन का काम किया हो, तो मेरे को बताइए। जब 13-14 साल का करोड़ों का कॉन्स्पिरेसी कर सकता है रेलवे में बैठ के, तो 28 साल का नौजवान तो हजारों करोड़ का किया होगा। तो इनकी सरकार है। और पूछिए सुशील मोदी जी से, मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे थे, भूमिका रच रहे थे मिट्टी घोटाले का। आज तो पर्यावरण, एनवायरमेंट और जू के मंत्री वो भी बने हुए हैं, उनके पास है। तो क्या हुआ उस मिट्टी घोटाले का, जो बोलते थे मिट्टी से मॉल, मॉल से मिट्टी। तो आपका आरोप ये है कि ये आरोप सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि राजनीतिक फायदा हो, ये घोटाला ही नहीं था, निकलता कुछ नहीं है उसमें। ये घोटाला था ही नहीं। पहली बात, ये घोटाला था ही नहीं। जब मुख्य सचिव आकर के बोल रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, अब तो उप मुख्यमंत्री वही है, क्यों नहीं काम करवा रहे हो? आपकी सरकार है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है। अगर आपको लगता है कि जूम में या मिट्टी की बात थी, तो हम लोगों पे एक्शन होना चाहिए ना, क्यों नहीं किया फिर आपने? एक पल को भी आपको थोड़ा सा घबराहट हुई थी जब लालू जी के जेल आने का फैसला आया था, फैसला सुनाया गया था? आपको लगा था कैसे चलेंगे आगे, कैसे बढ़ेगा आगे? देखिए, अब जब बचपन से रेड छापे देखने को मिल रहा है, तब तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो उससे घबराना क्या है? और ये घोटाला जो स्पेशली जो फॉर्डर स्कैम का, ये तो 1977 से चल रहा है। और लालू जी पे मुकदमा 120B का, कॉन्स्पिरेसी का। कॉन्स्पिरेसी घोटाले के बाद होता है या पहले होता है, ये तो एजेंसी बताए। यानी कॉन्स्पिरेसी जो होता है वो पहले होता है घोटाले के। यानी कि देश में चाहे जो पार्टी आई, जो सत्ता में रही, लेकिन सबको खतरा एक लालू प्रसाद यादव से रहा, क्योंकि सबके कार्यकाल में हमने देखा कि घिरे। लालू जी के अगर पूरे कार्यकाल को देखें या पूरे पॉलिटिकल करियर को देखें, तो कभी भी उन्होंने किसी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बीजेपी हो या आरएसएस हो। केस मुकदमा झेलना, क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और लालू जी का अगर आपने ट्वीट भी देखा होगा, अगर लालू जी बेईमान होते, चोर होते, तो वो बीजेपी में होते, ना कि जेल में होते। तो देखिए, संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है, छात्र आंदोलन से लगातार उनका संघर्ष चलता रहा है। और इस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया, जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, जिसको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता था, हर बजट में किराया कम किया, बिहार जैसे राज्यों को 5-5 कारखाने देने का काम किया, उस पे रेलवे का टेंडर का घोटाला की बात की जाती है, जो कि बड़ा आश्चर्यजनक है, जिसने 90,000 करोड़ का। आज की क्या स्थिति बनी हुई है? आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों से कुछ गलतियां हुई, अपने काम को हम लोगों ने मोदी जी जैसा, नीतीश जी जैसा प्रचार हम लोगों ने नहीं किया, मार्केटिंग हम लोगों ने नहीं की, हम लोगों ने काम पे विश्वास किया। एक भी दंगा बिहार की धरती पे नहीं होने दिया जब तक वो थे। तो आज स्थिति क्या है? मोहन भागवत जी आते हैं, ठीक अगली बार रामनवमी में 2 लाख तलवारें बाहर से ऑनलाइन मंगा करके नौजवानों के हाथों में दे दिया जाता है। कलम क्यों नहीं दिया? रोजगार क्यों नहीं दिया हाथों में? आप तलवार बांट रहे हो। और उसके बाद पूरे बिहार में क्या हुआ? नीतीश जी वॉज फेल कि कंट्रोल करने में पूरे सिचुएशन को। कर्फ्यू लग रहा है, गोलीबारी हो रही है, और कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा कि आरजेडी जीत जाएगी तो आईएसआई का अड्डा हो जाएगा। और जीतने के बाद भी एक फर्जी वीडियो रिलीज कर दिया गया, जिसपे पूरा देश चर्चा कर रहा कि आरजेडी के लोगों ने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद के, हिंदुस्तान टुकड़े के। अभी रिपोर्ट आया है कि वो फर्जी था। तो इस तरह का दुष्प्रचार, काश मैं उस समय बड़ा होता, अपने पिता के साथ काम कर रहा होता, तो शायद जो इमेज, जो उनकी जो छवि हमारी पार्टी और बिहार की जो खराब की गई, शायद वो नहीं होने देते। इसलिए आज लोगों को हम ट्वीट करते हैं, सही वीडियो डालते हैं, तो लोगों को परेशानी होती है, खासतौर पे हमारे चाचा को परेशानी होती है। चाचा 45 मिनट में। लेकिन चाचा कहते हुए जितने तीखे बातें आप कह देते हैं, उतना कोई नहीं। पूरा तो लंबा चौड़ा आपका ट्वीट है, सम्मान तो करना पड़ेगा ना, जिसमें आप पूछे कि ये बच्चा तो सब चुनाव ही जीत रहा है, कहाँ गई आपकी चमक? अब समझ में आ गया कि 2015 में किसके नाम पर वोट मिला था। हमने तो ये भी कहा, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। तो जब आप उनके साथ थे सत्ता में, तब आप कभी महसूस करते थे कि नीतीश कुमार खराब काम कर रहे हैं? देखिए, 18 महीने का समय, ज्यादा समय नहीं मिला, और 18 महीने के समय में जितने हम लोगों ने एजेंडे के साथ, 7 निश्चय एजेंडे के साथ हम लोग आगे बढ़े, और हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में ये वादा किया था अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 7 निश्चय को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सारी योजनाओं की हम लोगों ने शुरुआत कर दी, और खास तौर पे जो मुझे जिम्मेदारी मिली उसको हमने बेखूबी निभाने का काम किया, ईमानदारी से निभाने का काम किया।
लेकिन कई बार हमने कुछ बातों को लेकर के हम लोगों ने सलाह भी दी थी नीतीश जी को कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन नीतीश जी की कहीं ना कहीं से उनकी सोच है कि उनसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता और उनसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कोई नहीं हो सकता। शायद उस शंका में हम लोगों से उतनी खुल करके बोलते तो थे, ठीक है करा जाएगा, विचार किया जाएगा, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो कहीं ना कहीं से जब 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी गवर्नमेंट में, तो काम तो होगा ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जो लोग दम भरते थे कि बिहार में जंगल राज है, नीतीश जी कहते थे पहले कोई नहीं निकल सकता था बच्चियां, आज जो है 12 बजे रात में भी बच्चियां निकल सकती। दिन दहाड़े आप देख रही क्या हो रहा है बिहार में, नालंदा उनके गृह जिले में हो रहा है, वीडियो लोग चैलेंज कर रहे हैं, डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो कहाँ गए वो सुशासन बाबू हमारे, सुशील मोदी जी जो आंसू पोंछने पहुंच जाया करते थे, आज उप मुख्यमंत्री बनकर क्यों नहीं छात्रों का आंसू पोंछ रहे हैं, क्यों नहीं बच्चियों का आंसू पोंछने का काम? 2 टर्म नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, उसी दौरान उन्हें ये उपाधि दी गई थी सुशासन बाबू की। उस समय सब ठीक कैसे था? कुछ ठीक नहीं था, ये एक प्रोपेगेंडा था। और हमने कहा ना, ये हमारी पार्टी की विफलता रही कि हमने उनके गलत काम को, गलत नीतियों को उजागर नहीं किया, क्योंकि हमारी पार्टी काम करने में विश्वास रखती थी, प्रचार करने में कम रहती थी। लेकिन आज जो मोदी जी के दया से, मोदी जी के कृपा से आज पॉलिटिकल पार्टी को भी कॉर्पोरेट पार्टी स्टाइल में होना पड़ रहा है। क्या लेना देना गांव के लोगों को ट्वीट से? ये परसेप्शन कहाँ बनता है? आप ग्राउंड रियलिटी में जाइए, कुछ और स्थिति बनी हुई है, लेकिन परसेप्शन आप कुछ भी विज्ञापन दे सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो परसेप्शन बिल्डअप किया गया, इमेज बिल्डिंग का काम किया गया। आपने सही कहा, लालू प्रसाद यादव ने ही कहा था कि महागठबंधन हो अगर उत्तर प्रदेश में भी तो मुमकिन है कि बीजेपी को रोका जाएगा। यही हुआ वहां पर उपचुनावों में। आज की तारीख में आप जब आगे बढ़कर ये कहते हैं कि सारी पार्टियों को साथ आना चाहिए, बिना एक चेहरे के 2019 में बीजेपी को चैलेंज दे पाएंगे आप लोग? देखिए, चेहरा पहला क्वेश्चन जनता के सामने नहीं है कि कौन चेहरा होगा। ये चेहरा भले ही कुछ लोग दिल्ली में बैठ करके चाहते हैं कि भैया इनके खिलाफ कौन सा चेहरा होगा, लेकिन जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसा व्यक्ति आए जो वादा पूरा करे, ना कि सिर्फ जुमलेबाजी करे। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा संविधान ही खतरे में है, तो सब लोगों को गोलबंद होना पड़ेगा। और चेहरे की अगर जहां तक बात है तो मनमोहन सिंह जी ने तो 10 साल सरकार चलाई, बड़े बढ़िया से चलाई, इकोनॉमी देश की फिट कर दी उन्होंने। कई ऐसी योजनाएं मनरेगा मतलब अभी से तय है कि राहुल गांधी चेहरा नहीं होंगे इस गठबंधन के? देखिए, कोई भी हो सकता, कोई भी हो सकता, कोई भी हो सकता, तेजस्वी यादव हो सकते हैं। हम कहां से, हमको तो अभी इस सब में मत फंसाइए, हमको तो बहुत कुछ काम करना है। पहले बिहार के समस्याओं को दूर करना है, बाद में देखा जाएगा क्या होता नहीं होता। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, कम से कम राहुल गांधी जी पे जो लोग शक किया करते थे, आज राहुल गांधी से इतने घबराए रहते हैं कि उनको ताबड़तोड़ रैलियां करनी पड़ती है अगर राहुल गांधी जी कहीं चले गए तो। अटल जी से भी मिलने जाते हैं तो उसके बाद लाइन लग जाता है लोगों का मिलने के लिए। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं से राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी से आपको इस बात का गुस्सा नहीं आता है कि अगर ऑर्डिनेंस वाला वो मामला नहीं हुआ होता तो आज लालू जी के ऊपर ये तो राजनीति से संन्यास नहीं लेना पड़ता? आप ये बताइए ना कि आप क्यों सिर्फ लालू जी से जोड़ रहे हो वो बात? नहीं, क्योंकि सीधा असर उन्हीं पर पड़ा था। उससे क्या लेना देना? हमको देश बचाना है, देश बचाने के लिए आज जरूरत है सभी विपक्ष को गोलबंद होना है संविधान बचाने के लिए, कि हम अपने लाभ और अपने ईगोज और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम डिस्कस करें। संविधान को खतरा कैसे है वैसे ये बताइए? अगर संविधान बदलने की कोई बात करता है, हम आजादी के बाद से अभी तक देख लें, संशोधनों की संख्या देख लीजिए, क्या हर एक संशोधन या कोई भी बदलाव से हमारे संविधान को खतरा आ जाता है? आरएसएस से पूछिए वो तिरंगा क्यों नहीं फहराते हैं नागपुर में, उससे संविधान को खतरा आ जाएगा। और अनंत हेगड़े जो केंद्र मंत्री, उन्होंने क्या बयान दिया था कि हम तो संविधान बदलने आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? चुप्पी क्यों साधी? कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री अगर चुप रहेगा तो इसमें आप सहमति मानोगे ना? तो कहीं ना कहीं से ये खतरा तो है ही, क्योंकि आरएसएस का जो एजेंडा और जो डिजाइन है वो तो नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। ये तो अंबेडकर को गाली देने वाले लोग थे, ये तो गांधी को गोली मारने वाले लोग थे। तो हम गांधी का देश चाहते हैं, अंबेडकर का देश चाहते हैं। तो ये जो सारी पार्टियां आपकी एकजुट हो रही हैं वो मोदी विरोध के लिए हो रही हैं? देश बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए एकजुट हो रही है। मोदी जी हो या कोई हो, कोई परमानेंट तो बैठने वाला है नहीं। लेकिन अगर गलत लोग अगर काबिज हैं, अगर आरएसएस
हावी होना चाहता है, कब्जा करना चाहता है पूरे देश में और केवल हिंदू राष्ट्र की बात करता है, इंसानियत पे जो खतरा है, जो समाज में जहर बोने का काम करता है, तो हमारी देश की खूबसूरती क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, अलग अलग राज, फिर भी हम लोग मिलजुल करके एक रहने का काम करते हैं। तिरंगा का मतलब क्या है? एकता है, सब जो है। लेकिन अभी क्या मुश्किल नहीं हो जाएगी सभी पार्टी? अभी जैसे अरविंद केजरीवाल धरने पर उपराज्यपाल के पास बैठने का जो पूरा मामला आया, उसमें लेफ्ट पार्टियों ने चिट्ठी लिखी, आपने खुला समर्थन किया। वो कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी भी हमारा समर्थन करे। कांग्रेस करेगी नहीं, वहां पर कर नहीं रही। करे ना करे, लेकिन आप देखिएगा इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति तो एनडीए में है। उपेंद्र कुशवाहा जी मानते ही नीतीश जी का चेहरा। शिवसेना बोलती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू जी उधर से निकल जाते हैं, अकाली दल उधर नाराज है। तो कहीं ना कहीं से जो बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग तो खुद घबराए हुए हैं। और बैसाखी पे कल को अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो किसके सहारे रहेंगे? शिवसेना के सहारे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या शिवसेना मदद करेगी? लालू जी की राजनीति के सामने अपने को आप कहाँ खड़ा देखते हैं इस समय? देखिए, लालू जी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरे ख्याल से देश भर में ऐसा कोई मास लीडर नहीं होगा जो मास से वेल कनेक्टेड होगा। जिस प्रकार से लालू जी का कम्युनिकेशन स्किल है, जिस हिसाब से वो अपनी बातों को रखते हैं, लोगों को समझाते हैं, और जिस हिसाब से उनका स्पिरिट है। राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव के अगर धुर विरोधी भी होते थे तो वो समय के हिसाब से अपनी राजनीति बदलना जानते थे। नीतीश कुमार से उनके रिश्ते कैसे थे वो सबको पता था, लेकिन जब यहां पर सरकार बनानी थी तो नीतीश कुमार से वापस उन्होंने दोस्ती की। क्या तेजस्वी यादव का दिल लालू प्रसाद यादव जितना बड़ा है? देखिए, दिल तो उनका वाकई में काफी बड़ा है, ये जानते हुए कि उस व्यक्ति ने जेल भिजवाने का काम किया। बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, स्पीकर भी पद दे दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो एक क्यों हुए? वो अपने परेशानियों को या अपनी चीजों को ज्यादा तवज्जो ना दे करके जो देश के सामने जो चैलेंज था उसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार जी का दरवाजा खोला था। और अगर मान लो श्वेता जी, अगर हम कल को हम नीतीश जी के प्रपोजल अगर आता है, अगर हम स्वीकार करते हैं, तो कौन हमको गारंटी देगा कि यहाँ सीट ज्यादा जीत करके फिर पलटी ना मार दें? जब वो आदमी 4 साल में 4 सरकारें बना रही है। वहां से संकेत आ रहे हैं कुछ। अब वो तो बार्गेनिंग कर रहे हैं ना। आपके दरवाजे खुले रहेंगे उनके लिए। नीतीश जी का प्रयास चल रहा है कि उनका वही वैल्यू रहे जो 2010 में था, जो कि अब नहीं है। यहाँ तो 499 पे ही सिमट के रह गए हैं। आज नीतीश जी को लोग पलटू कहते हैं, कल हमको पलटू भी कहेंगे। उसके लिए तैयार हैं आप? हम क्यों तैयार रहेंगे? जरूरत पड़ी तो कभी नीतीश कुमार से दोबारा हाथ मिलेगा? किस बात के लिए उनसे दोबारा हाथ मिलाया जाएगा जब उनका कुछ है ही नहीं? अब तो उनका करियर ढलान पे है। 2019 माइनस लालू यादव आरजेडी के लिए कितना कठिन होगा? देखिए, कठिन देखिए सब लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। कोई भी चैलेंजेस हैं या आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो हम तो अभी भी 3 चुनाव जीते, फिर भी हम कहते हैं हम सेटिस्फाई नहीं है। हमको और मेहनत की जरूरत है, और काम करना है हमको। आपका इमीडिएट लक्ष्य 2019 है या 2020 है? देखिए, देश को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है, और 2020 में तो कोई लड़ाई नहीं है। अकेले आरजेडी होगी? अकेले क्यों होगी? हम लोग अलायंस पार्टनर होंगे, और हम तो कोशिश करेंगे कि यहाँ भी बीएसपी से बात करें, छोटी छोटी जितनी पार्टियां हैं, माले हैं, उनसे भी बात करें। उनको भी हम लेना चाहते हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। उनके लिए भी हमारा दरवाजा खुला है, गोलबंद होना है। हम बस जेडीयू नहीं और बीजेपी नहीं? जेडीयू है ही नहीं, रह के भी क्या करेगी। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से फिर होगी सीधी बात। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।